बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे आइटरेटिव फंक्शन और रिकर्सिव फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले आइटरेटिव फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ। उसमें हम सबसे पहले कोड लिख लेते हैं, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने आइटरेटिव फंक्शन का एक कोड लिखा है जिसमें मैंने डेफ फैक्टोरियल निकाला है। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल ये होता है कि इसमें हम ये जैसे मैंने एग्जांपल दिखाई है, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 5 का फैक्टोरियल होता है इक्वल 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, मतलब उसके पीछे से उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे तक उसको मल्टीप्लाई करना, जैसे 4 का फैक्टोरियल मैंने करके एग्जांपल में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हमने फाइंड करना है, तो इसको हम फंक्शंस के थ्रू किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, आइटरेटिव फंक्शंस क्या होते हैं? इसमें हम लूप यूज करते हैं फंक्शंस के अंदर। ठीक है, जो बार बार रिपीट होती है लूप। ठीक हो गया। हम इसको रन करके देखते हैं। हम सबसे पहले इसके अंदर 5 डाल देते हैं। ठीक है, 5 का फैक्टोरियल 120 आ रहा है, तो मिसाल के तौर पे जैसे ही यूजर ने 5 एंटर किया, तो सबसे पहले तो वो लाइन नंबर 1 पे आया, उसने लाइन नंबर 6 पे आया, लाइन नंबर 7 पे उसने यूजर पे इनपुट ली। ठीक है, लाइन नंबर 8 से उसने वो इनपुट पास कर दी फंक्शन को। ठीक है, और एज अ पैरामीटर अब एन में क्या है, लाइन नंबर 1 के जो एन लिखा हुआ है यहाँ पे वो 5 आ गया। ठीक है, और फैक्ट नाम का एक वेरिएबल था। उसके बाद फॉर लूप चली आई इन रेंज एन, और ये कितनी दफा फॉर लूप चलेगी? 5 टाइम चलेगी। ठीक है, क्योंकि उसकी रेंज हमने 5 सेट की है। तो ये क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब अंदर आएगा फॉर लूप के अंदर, तो क्या होगा, आई के अंदर क्या होगा? 0। ठीक है, और अंदर आया फैक इज इक्वल टू फैक मल्टीप्लाई आई प्लस 1। फैक क्या है? ऊपर वाला वेरिएबल को मैंने अपडेट करने के लिए सेम नाम रखा है। ठीक हो गया, और उसके बाद फैक मल्टीप्लाई आई प्लस 1। फैक में था 1, मैंने ये साइड पे कमेंट दे के लिखा है 1 मल्टीप्लाई आई प्लस 1। आई में क्या था? 0। 0 प्लस 1 1, तो 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, ओके हो गया, 1 हो गया फर्स्ट आइटरेशन में। ये फर्स्ट आइटरेशन का मैं बता रहा हूँ। ठीक हो गया, अच्छा इसको 1 हो गया। उसके बाद अब जब दूसरी दफा लूप चली, फोर लूप चली, फिर लाइन नंबर 3 पे आएगा, तो दोबारा लूप चली, तो अब आई में क्या आएगा? 1। 1 आएगा ना, क्योंकि जब 0 से स्टार्ट होती है तो नेक्स्ट टाइम 1 आ गया। ठीक हो गया, तो अब फैक की वैल्यू क्या है? 1 ही है। तो और आई की वैल्यू क्या है? 1। तो 1, अब अपडेट कर देता हूँ। आई की वैल्यू 1 प्लस 1 2, 2, 2 मल्टीप्लाई 1 2, तो वैल्यू क्या होगी फैक की? 2। तो अब ये जो ऊपर लाइन नंबर 2 पे फैक है, इसकी वैल्यू अपडेट हो गया, अब क्या हो गई है? 2। ठीक है, इसके बाद अब तीसरी दफा लूप चली, फैक में क्या था? अब 2। 2 और आई में क्या है इस टाइम? 2। ठीक हो गया, 2 प्लस 1 3, 3 2 द 6। ठीक हो गया, 6 हो गया। तो ऊपर भी वैल्यू अपडेट होगी फैक की, फैक वेरिएबल की 6। ठीक है, फैक की जगह कोई भी नाम रख सकते थे वेरिएबल का। ओके, एंड देन चौथी दफा लूप चली जब, तो चौथी दफा लूप चली तो उसमें क्या आएगा? अब इसमें आएगा 3। ठीक है, 3 आया आई में, तो अंदर आए फैक के, तो फैक इज इक्वल टू, फैक में क्या है अब इस टाइम वैल्यू? 6। ठीक है, 6, और आई में क्या? आई की वैल्यू क्या है? 3। 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 4, 6 4 था 24। ठीक है, 24 हो गया। ओके, उसके बाद जब अब चौथी दफा लूप चलेगी, चौथी दफा लूप चलेगी, तो इसमें क्या होगा कि अब आई में क्या आएगा? 4। तो फैक की वैल्यू क्या थी पहले? 24। ठीक है, 24, उसके बाद 24 मल्टीप्लाई बाय आई प्लस 1। 4 प्लस 1 क्या होता है? 5। तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा, कितना बना? 120। 120 बना ना। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये 5 ये लूप चली और फैक्टोरियल काउंट हुआ। जैसे ही फैक्ट की वैल्यू 120 हो गई और इधर से रेंज भी खत्म हो गई, क्योंकि वो पांचवी दफा नहीं चलती है ना, आखिरी दफा 0 से 0 स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। ठीक हो गया, ओके। तो अब ये रिटर्न क्या कर देगा? फैक्ट। ठीक है, अब लाइन नंबर 5 पे आएगा, जैसे ही इसकी फॉर लूप कंप्लीट होएगी लाइन नंबर 5 पे आएगा, और इस रिटर्न क्या कर देगा? फैक्ट को। फैक्ट हमने रिटर्न करवा रहे हैं यहाँ पे, तो फैक्ट वेरिएबल में इस टाइम वैल्यू क्या होगी? 120। ठीक है, तो 120 कहाँ पे रिटर्न होगा? जहां से उसको कॉल किया गया था। कॉल कहाँ पे किया था? लाइन नंबर 8 पे। तो लाइन नंबर 8 में अब रिजल्ट वेरिएबल भी मैंने बनाया हुआ था, तो वेरिएबल के अंदर वो 120 स्टोर हो गया, और लाइन नंबर 9 पे मैंने उसको प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से ये 120 डिस्प्ले हो गया।
ओके, आई होप सो इसकी समझ आई होगी। हम आइटरेटिव फंक्शंस कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब हमें बहुत ज़्यादा लूप का इस्तेमाल करना हो, बहुत ज़्यादा हमें रिपीटेटिव लूप यूज़ करनी हो, तो हम आइटरेशन ये रिपीटेटिव फंक्शन यूज़ करते हैं, बिकॉज ये मेमोरी एफिशिएंट होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। उसके लिए मैं जल्दी से कोड लिख लेता हूँ। तो ये रिकर्सिव फंक्शन है। रिकर्सिव फंक्शन होता क्या है, सबसे पहले ये बात समझो। रिकर्सिव फंक्शन वो होता है जो फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। ठीक है, पहली दफा तो कोई भी फंक्शन हो उसको बाहर से ही कॉल करवाना पड़ता है, ऑब्वियसली। बट उसके बाद सेकंड टाइम से ही आगे वो अपने आप को भी कॉल करता रहता है। इसे कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, उसे रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं जो अपने आप को कॉल करे बार बार। ठीक है, बट आप अगर किसी भी फंक्शन को, जैसे मैं इसकी एग्जांपल एक दिखाता हूँ। जैसे मैं इस फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करवा दूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अ, इसको मैं पैरामीटर हटा के अभी मैं दिखाता हूँ। इसके फिर पैरामीटर भी हटा देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, ओके ओके ओके, मैं इसको अनलिमिटेड टाइम कॉल करवाता हूँ, रन करवा के देखना नीचे एरर आएगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि आप अनलिमिटेड टाइम रन नहीं करवा सकते, कॉल नहीं करवा सकते किसी फंक्शन को। 996 टाइम ये रिपीट हो सकता है, 1000 दफ़ा। जो पाइथन है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1000 टाइम वो रिपीट फंक्शन कॉल करवा सकते हैं। क्योंकि ये फिर मेमोरी एक्सीड हो जाती है, तो अनलिमिटेड इनफाइनाइट टाइम तक वो तो कॉल करवाता रहेगा अपने आप को। जैसे ये देखो, लाइन नंबर 1 पे जैसे फंक्शन डिफाइन किया, लाइन नंबर 2 पे तो उसके अंदर लिखा हुआ है, वो तब तक उसको अंदर नहीं जाएगा जब तक उसको कॉल ना किया जाए बाहर से। तो पहली दफ़ा हमने बाहर से कॉल किया लाइन नंबर 4 से। ठीक है, अच्छा, बाहर से कॉल किया, वो अंदर आ गया। अब लाइन लाइन नंबर 2 पे जैसे ही आया, फिर उसने फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हो गया, फिर वो अंदर आया, फिर फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हो गया, फिर वो अंदर आया, फिर फैक्टोरियल फंक्शन। ये तो एक अनलिमिटेड टाइम ऑफ इनफाइनाइट टाइम के लिए ये तो फंक्शन कॉल हो गया, जिससे क्या हो गया कि मेमोरी सारी फुल्ली भर जाएगी। ठीक है ना, फुल हो जाएगी मेमोरी, और ये कंप्यूटर फिर एरर जनरेट करता है। ठीक है, इसलिए पाइथन आपको 1000 टाइम इसको अलाउ करता है कि आप इसको कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, हम यही चीज़ को इस्तेमाल करते हुए, हम इसे ही रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। तो हम इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हमने अपना फैक्टोरियल वाला फंक्शन लिखना है। ठीक है, तो उसको मैंने कैसे लिखना है, ठीक है, ये मैंने फंक्शन लिखी है। ओके, ये मैंने फंक्शन लिखा है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसके हो क्या रहा है, सबसे पहले अब हमने अन इनफाइनाइट टाइम तो हम कॉल करवा नहीं सकते, इसलिए हमें कहीं ना कहीं उसको स्टॉप तो करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टॉप करवाने के लिए हम ना उसकी एक कंडीशन लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे लाइन नंबर 2 पे लिखी हुई है, इस कंडीशन को हम बेस कंडीशन कहते हैं। बेस कंडीशन। ठीक है, बेस कंडीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंडीशन डिफाइन करती है कि फंक्शन ने कहाँ पे स्टॉप करना है, ये कितनी दफ़ा कॉल होगा फंक्शन। ठीक हो गया। तो सबसे पहले ये इसको समझ, ये फंक्शन बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले फंक्शन से, लेकिन ये थोड़ा सा चेंजेस ये है, सिंटैक्स में, स्ट्रक्चर में सब कुछ सेम है। बट थोड़ा सा चेंजेस ये है कि इसके ये अपने आप को कॉल करवाता है। वो मैं थोड़ा समझाता हूँ वो कैसे कॉल करवाता है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो कि हम इसको किस तरीके से हम करेंगे। ये ना मेमोरी में ना स्टैक बना देता है। अब आपको स्टैक क्या होता है, स्टैक समझाता हूँ। सबसे पहले ये फंक्शन देखो, जो लाइन नंबर 1 पे ये फैक्टोरियल फंक्शन डिफाइन हुआ, वो लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 6 पे आ जाएगा, क्योंकि यू नो वेल फंक्शन तब तक कॉल नहीं होता जब तक उसको कॉल ना किया जाए। लाइन नंबर 7 पे आएगा, फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा। 5 उसको एक्चुअल आर्गुमेंट पास किया है मैंने। ठीक हो गया, ये 5 डायरेक्टली चला जाएगा किधर, लाइन नंबर 1 पे। ठीक हो गया, लाइन नंबर 1 पे जो एन लिखा हुआ था उसके पैरामीटर में 5 असाइन हो जाएगा। ओके ओके, अब लाइन नंबर 2 पे आएगा, वो चेक करेगा क्या एन की वैल्यू 0 या 1 है। इफ एन इक्वल टू 0 और एन इज इक्वल टू वन। और कंडीशन तब लगाते हैं जब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, तो वो ट्रू हो जाती है। ठीक है, ओके, तो वो क्या कर दे, रिटर्न 1 कर दे, 1 वैल्यू रिटर्न कर दे। ठीक है, तो अब अच्छा, अब वैल्यू एन जो है वो 0 है ना 1 है, वो तो 5 है। अच्छा, वो एस कंडीशन में आएगा लाइन नंबर 4 पे। इफ 2 से लाइन नंबर 4 पे आएगा, तो और वो देखेगा अंदर आएगा लाइन नंबर 5 पे।
तो वो देखेगा रिटर्न फैक्टोरियल n-1 मल्टीप्लाई n लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्यों लिखा हुआ है? अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हो रहा है, वही वाला जो ऊपर नाम मैंने लिखा हो। अब ये कॉल तो हो रहा है, बट वो कॉल कैसे हो रहा है, n-1 मतलब 5-1, मतलब ये हुआ कि 4 की वैल्यू, 4 का एक्चुअल आर्गुमेंट पास कर रहा है यहाँ पे वो, ठीक है। हमने उसे कहा कि 5 का फैक्टोरियल निकाल के दो, उसने आगे जाके एक और फंक्शन की कॉल दे दी है 4 के साथ, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय n, मल्टीप्लाई बाय n। इसने जैसे कॉल दे दी 5-1 4, 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n, n क्या था 5, ठीक है, यही कॉल गई है ना, ठीक हो गया। अच्छा जी, ओके, तो इसने फंक्शन कॉल करवा दिया। अच्छा, अब 4 ऊपर चला गया, चलो 4 ऊपर चला गया n के पास, अब फिर वो चेक करेगा कंडीशन 4 है या नहीं है, ठीक है। 4 नहीं होगा तो फिर वो एल्स के पास आएगा, एल्स में देखिएगा फैक्टोरियल फंक्शन फिर कॉल हो रहा है, और फिर n-1 के साथ कॉल हो रहा है, ठीक है। अब 4-1 कितना होता है, 3, 3 होता है ना, ठीक है, ओके। तो 3 हो गया, बट यहाँ पे फिर वो फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पे फिर फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पे 3 एक्चुअल आर्गुमेंट के साथ फिर फंक्शन कॉल हो जाएगा, एन में अब क्या आ जाएगा 3। अच्छा, ठीक है। अब वो फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगी, एल्स के पास आएगा, फिर एन, यहाँ पे नीचे आएगा लाइन नंबर 5 पे, फिर फंक्शन कॉल हो रहा है n-1, मतलब 3-1 2, 2 के साथ फिर फंक्शन एक्चुअल आर्गुमेंट पास हो गया, एन को 2 चला गया, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फिर एल्स के पास आएगा, फिर फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हो रहा है 2-1 1, 1 वैल्यू हो जाएगी, फैक्टोरियल की वैल्यू 1, इस दफा एक्चुअल आर्गुमेंट जाएगा, तो n ऊपर 1 चला गया। अब वो कंडीशन चेक करेगा, इफ n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1, तो कंडीशन एक ट्रू हो गई है, 1 के इक्वल तो है, तो अब वो अंदर आएगा लाइन नंबर 3 पे, और रिटर्न क्या कर देगा, 1, 1 रिटर्न कर देगा। इसकी ना मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ये कॉल स्टैक में किस तरीके से रन कर रहा है, ठीक है। तो इसके देखें, ये सबसे पहले ऐसे है ना, इस तरीके से कॉल स्टैक बनेगा, ठीक है, ठीक हो गया, इसमें इस तरीके से, ठीक है। ये कह रहा था 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n, मतलब n में क्या वैल्यू थी 5, ठीक हो गया। उसके बाद फिर इसने 4 की जब 4 के साथ जब इसने आर्गुमेंट पास किया, एक्चुअल आर्गुमेंट ऊपर, तो ऊपर चला गया 4, फिर नीचे आया तो फिर उसने 3 के साथ कॉल कर दिया था। तो 3 के साथ जब कॉल किया था, उससे पहले क्या था, उससे पहले था 3 का पहले फैक्टोरियल तो हो गया था, ठीक है, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, और पहले n की वैल्यू गई थी 4, ठीक है। इसी तरह फिर दोबारा करेगा तो फिर 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इस तरह ही फिर 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इसी तरह जब 1 पे पहुंचा, तो ये 1 पे पहुंचा तो 1 की वैल्यू क्या थी, हमने रिटर्न क्या करवा दी 1, तो 1 जब रिटर्न हुआ तो ये क्या करता है, ये ना बैक आता है, ठीक है, ये वापस आता है यहाँ से, इस तरह से फिर आएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा, ठीक है। जैसे ही 1 का फैक्टोरियल इसको मिल गया, इसने क्या किया, 1 का फैक्टोरियल की जगह यहाँ पे क्या रिप्लेस कर देगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 2 हो गया। अब यहाँ का आंसर क्या निकला है 2, ठीक है। अब ये, ठीक है, ये क्या ये तो कौन सा था, 2 का फैक्टोरियल, ठीक हो गया, ओके। 1 का फैक्टोरियल तो ऊपर था ना, 1 का फैक्टोरियल क्या था 1, ठीक है, 2 का फैक्टोरियल क्या था 2, ठीक है। अच्छा, अब ये जो तीसरा था, ठीक है, इसको अब क्या मिल गया, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल कहाँ से मिला, इसको ऊपर वाली लेयर से। 2 का फैक्टोरियल क्या था 2, 2 3 द 6, तो इसका 3 का फैक्टोरियल कितना बन गया 6, ठीक है। और इसी तरीके से अब ये 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 का फैक्टोरियल इससे ऊपर से मिल गया 6, 6 4 द 24, ठीक है, तो ये 24 हो गया। अब ये 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल ऊपर उसे मिल गया 24, 24 मल्टीप्लाई 5 120, ठीक है, तो ये बन गया 5 का फैक्टोरियल। अब आप कहोगे ये किस तरीके से रन हो रहा है, तो समझ नहीं आई। ये जो है ना रिकर्सिव फंक्शन, ये पहली दफा समझने में तो समझ में नहीं आएगी, पहली बात, इसको वीडियो को 2 या 3 दफा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना रिकर्सिव फंक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं।
ठीक है? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो जिनको कॉल स्टैक का नहीं पता होता या जिन्होंने मतलब ये नहीं पढ़ा होता, पहली दफ़ा तो ये सबने किसी ने भी नहीं पढ़ा होता, तो सबसे पहले हर किसी को मुश्किल लगता है भाई, मुझे भी लगा था, ये कॉमन बात है। आपने दिल नहीं जोड़ के बैठ जाना कि भाई कोडिंग मुश्किल है और ये हमारे बस का काम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? और एक बात और, अगर रिकर्सिव फंक्शन फॉर एग्जांपल आपको नहीं आते हैं ना, तो उसका अल्टरनेटिव फॉर लूप है। अगर आप फॉर लूप यूज़ कर लो या रिकर्सिव फंक्शन यूज़ कर लो, एक ही बात है, ठीक है? दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव है, ये ठीक है? इवन इवन मैं आपको ये भी बता दूं, फॉर लूप इज मोर एफिशिएंट देन रिकर्सिव फंक्शन। क्यों? फॉर लूप इसलिए, आइटरेटिव फंक्शन जैसे मैंने अभी पीछे वाला काम किया है ना, इसी इसी से वो क्यों इससे ज़्यादा एफिशिएंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि ये जो रिकर्सिव फंक्शन होता है ना, ये मेमोरी में जाके ना स्टैक बना देता है, ये मेमोरी भर देता है, मेमोरी फुल कर देता है, तो ये एक मेमोरी एफिशिएंट फंक्शन नहीं है। इसलिए बेहतर है कि फॉर लूप यूज़ की जाए। इसका जो अल्टरनेटिव है मुतबादिल, आपकी मर्जी है, आप जितने भी काम है ना फॉर लूप वाले वो आप ना रिकर्सिव फंक्शन से कर सकते हो, और जितने भी रिकर्सिव फंक्शन के काम है वो आप फॉर लूप से कर सकते हो। दोनों एक दूसरे के जुड़वा हैं, ठीक है? आप ये यूज करो या वो यूज करो, एक ही मतलब है। बट फॉर लूप इज मोर एफिशिएंट देन रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है? अब रिकर्सिव फंक्शन फिर अगर इतने एफिशिएंट भी नहीं है, फिर इसको बनाया क्यों? ये यूज होते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स में, ठीक है? मर्ज सॉर्ट हो गया, ये वहां पे यूज होते हैं, ये डिवाइड एंड कॉन्कर रूल हो गया, ठीक है? डेप्थ सर्च हो गया, ये ठीक है, जैसे इन चीजों में ये यूज होते हैं, ठीक हो गया? या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में ये यूज होते हैं, ठीक है? बट फिर भी मतलब ये रिकर्सिव फंक्शन का बहुत लिमिटेड यूज है, बहुत कम यूज है। 90% काम आपका फॉर लूप से ही हो जाता है, परेशान नहीं होना, सारा काम आपका फॉर लूप से ही हो जाता है। रिकर्सिव फंक्शन अगर आप नहीं भी यूज करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक टॉपिक था, मैं इसलिए आपको पढ़ाया है क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। वो रिकर्सिव फंक्शन इज मतलब ये, क्योंकि ये होते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस, ये कॉम्प्लेक्सिटी वाले होते हैं क्वेश्चंस, इनमें वो ये कॉन्सेप्ट होते हैं ऐसे कि हर बंदे को तो पता नहीं होता। जिसका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं प्रोग्रामिंग में, उसको इन चीज़ों के इसके डेप्थ नॉलेज होती है। रिकर्सिव फंक्शन कहाँ पे यूज होता है, क्यों यूज होता है, इसके क्या साइड इफेक्ट है और क्या इसके एडवांटेजेस है, ठीक है ना? मैंने आपको उसके एडवांटेजेस भी बताए हैं और डिसएडवांटेजेस भी बताए हैं, और मैंने आइटरेटिव फंक्शन का भी बताया है कि आइटरेटिव फंक्शन में जो हम फॉर लूप यूज करते हैं उसका क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उसका है, ठीक है ना? तो आपका काम फॉर लूप से ही हो जाएगा। बट ये आपको रिकर्सिव फंक्शन भी अगर अगर आपको जरूरत पड़ती है कहीं पे, तो आपको पता होना चाहिए रिकर्सिव फंक्शन है क्या, ठीक है ना? रिकर्सिव फंक्शन मुश्किल नहीं है, मैं एक दफा दोबारा से ये कोडिंग का ना ये समझा देता हूँ। ये वाला देखो, सबसे पहले ये क्या कर रहा है, ये ना अब आपको दोबारा से एक तो थोड़ा सा ये प्रोग्राम को जल्दी से मैं कंप्लीट करता हूँ। देखो, जैसे ही मैंने 5 पास किया, यहाँ जैसे लाइन नंबर 1 पे है, उसके बाद लाइन नंबर 6 पे है, लाइन नंबर 7 पे है, कॉल किया फंक्शन को, 5 वैल्यू पास कर दी एन में, ठीक है? एन में पास की 5 वैल्यू, एज एक्चुअल हमारे आर्गुमेंट ऊपर पैरामीटर एन में चली गई। इफ वो चेक करेगा 5 इक्वल 0 और 1 के है, नहीं, एस पे आएगा रिटर्न फैक्टोरियल एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है? यहाँ पे क्या कर रहा है, रिटर्न लाइन नंबर 5 पे चेक करो, वो यहाँ पे दो तीन काम हो रहे हैं, 3 काम हो रहे हैं। क्या क्या काम हो रहे हैं? रिटर्न वाला काम भी लिखा हुआ है, इसको कॉल करवाने वाला काम भी लिखा हुआ है, ठीक है? इसको माइनस करवाने वाला काम भी लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करवाने वाला काम भी लिखा हुआ है। अब आप कहोगे यार ये 4 5 3 4 काम एक ही लाइन में लिख दिए हैं, तो इसको हम हमें कैसे समझ आएगी कि भाई कौन सा काम पहले होना है, कौन सा काम बाद में होना है? इस स्टैक वाला प्रॉब्लम ये कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले ना ये क्या करेगा, ये एन जो जो फंक्शन कॉल है ना फैक्टोरियल, इसको कॉल करेगा। इसको कॉल कैसे करेगा? सबसे पहले जो इसके अंदर जो एक्चुअल आर्गुमेंट भी साथ लेके जाएगा ना, उसके बगैर तो नहीं कॉल हो सकता। एन में वैल्यू क्या थी? 5, 5 - 1 4, 4 के साथ ये फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर देगा, तो ये मल्टीप्लाई बाय एन ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय एन ऐसे ही रहेगा। अच्छा, ये 4 के साथ फंक्शन को कॉल कर देगा, बट मल्टीप्लाई बाय एन स्टिल वहीं पे रहेगा, ठीक है? 4 ये कहाँ पे रहेगा? ये मतलब, तो आप ये मतलब उसके साथ तो जाएगा,
बट ये मल्टीप्लाई एन यहीं पे रहेगा, ठीक हो गया ना, मल्टीप्लाई एन यहीं पे रहेगा और फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे यार ये अब ये जो आखिरी वाली लेयर है ना, ये देखो 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, 4 का फैक्टोरियल वाला फंक्शन कॉल हो गया, 5 वहीं पे खड़ा है, 5 वहीं पे खड़ा है। अब ये 4 का फैक्टोरियल तो लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 5 सॉरी, तो अब 4 का फैक्टोरियल वो कह रहा मुझे निकाल के दो, फिर ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा चलो 4 का निकालने के लिए पहले वो ऊपर चला जाता है, 4 का निकालने के लिए 3 पे जाता है, 3 कहता है पहले मुझे 2 का निकाल के दो, 3 मतलब 3 वाला 2 वाला कहता है मुझे 1 का निकाल के दो, तो 1 के ऊपर जाता है। अब 1 से जब उसको वैल्यू रिटर्न होती है ना, 1 0 और 1 पे जब वैल्यू पहुंचती है, तो 1 जब वो रिटर्न करता है, ठीक है, फिर ये ऊपर से फिर नीचे भी वापस आता है, ठीक है। जैसे ही उसने 1 ली ना वैल्यू, तो फिर 1 वैल्यू लेके 2 के, फिर 2 वहीं पे खड़ा था मल्टीप्लाई होने के लिए, ठीक है, वो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो गया, फिर 2 का फैक्टोरियल ऊपर बन गया, फिर उसने नीचे आया 2 ले मतलब 2 लेके, 2 के फैक्टोरियल की जगह 2 वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी यहाँ पे, मेरा कर्सर देखो, ठीक है। तो 2 ये जो साइड में डायग्राम बनी हुई है, 2 का फैक्टोरियल की जगह 2 रिप्लेस हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 3 से 6, ठीक है। अब 3 का फैक्टोरियल निकल आया, अब लाइन नंबर 4 पे मतलब इधर देखेगा, 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4, 3 का फैक्टोरियल क्या निकाला था ऊपर वाली लाइन में 6, तो 6 की जगह 6 आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल की जगह 3 6 4 जा 24 आ जाएगा। अब 4 का फैक्टोरियल भी निकल आया, अब 4 का फैक्टोरियल ऊपर हमने निकाल के रखा, निकल गया था, ये स्टैक की समझा रहा हूँ, स्टैक में कैसे वो ऑपरेशंस वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। पहले वो ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे भी आ रहा है, ठीक है ना, बैक कर रहा है, ठीक है। वो बैक इसलिए करता है कि कोई कोई मेरे कोई ऑपरेशन रहता नहीं गए, क्योंकि मैं पहले कॉल पे कॉल करवाई जा रहा था, मुझे कॉलें आई जा रही थी बीच बीच में, जैसे अभी कॉल करवा रहा था बार बार, ठीक है। अब बीच में से आधे काम तो उसके बीच में रुक गए थे, जैसे मल्टीप्लाई बाय एन वाला काम उसका रुका हुआ था, ठीक है, वो पहले आगे से कॉल करवाने चला जाता था, ठीक है। अब वो पहले मल्टीप्लाई बाय 5 वाला काम स्टिल रुका हुआ था, जैसे ही उसको 4 का फैक्टोरियल ऊपर से मिला, उसने क्या किया, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 120 करवा दिया, तो ये 5 का फैक्टोरियल निकल के आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको रन करवा के देख लेते हैं, रन करवाया तो 120 आंसर आ रहा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आई होगी, अगर आपको समझ आई है तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, फीडबैक देना है, और वीडियो को अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करना है, वीडियो शेयर करनी है अपने दोस्तों को। ओके, अल्लाह हाफिज़।